नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। मैं अनिल मावर स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल द नर्सिंग ऑफिसर स्टडी में। इस चैनल के माध्यम से हम आपको नर्सिंग ऑफिसर की प्रिपरेशन करवाएंगे। जैसे कि आपको पता है कि नर्सिंग ऑफिसर भी प्रिपरेशन के दौरान कितनी समस्या आती है, हमें कितनी चीज़ें नए नए स्टडी करनी पड़ती है, नए नए बुकों को समझना पड़ता है। तो इसमें हम आपकी हेल्प कर पाएंगे। तो फिलहाल हम आपको अभी द सौंदर्स जो एक बुक आती है, बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है, जो नर्सिंग ऑफिसर की एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब उसको ऐसा माना जाता है कि जो नर्सिंग ऑफिसर की प्रिपरेशन में सबसे बेस्ट बुक में से सबसे पहले नाम आता है सौंदर्स एंड क्लैक्स का। तो उसके कुछ क्वेश्चन मैं आपको लेकर आया हूँ, तो आइए समझते हैं क्वेश्चंस। द नर्स इज असेसिंग ए क्लाइंट सस्पेक्टेड of having a meningitis for a meningeal irritation and elects a positive Brzezinski sign. Which finding did nurse observe? क्वेश्चन को प्रॉपर समझिए, ढंग से पढ़िए, फिर उसके ऑप्शन की तरफ जाइए। ऑप्शन पहला कह रहा है क्लाइंट रिजिडली एक्सटेंड द आर्म विथ ए प्रोनेटेड फोर आर्म एंड प्लांटर फ्लेक्शन, ये एफ है, इसका मतलब एफ समझिए। फ्लेक्शन ऑफ ए ऑफ द फीट। सेकंड, द क्लाइंट फ्लेक्शन a leg at the hip and knee and report pain the vertebral column when the leg extended. The client passively extends passively flexion the hip and knee in response to neck flexion and report pain in the vertebral column. The client's upper arm are flexed and held tightly to the side of the body and the legs are extended and internally rotated. आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, ऑप्शन भी पढ़ लिए, इसका आंसर दीजिए। क्या लगता है आपको? इसमें पूछा गया है ब्रूडिसिंग साइन के बारे में, और मोस्टली ये देखने को मिलता है आपको मेनिंजाइटिस में। मेनिंजाइटिस क्या होता है इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत समझाएंगे और ब्रूडिसिंग साइन के बारे में बताएंगे। तो पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो पहले आप एलिमिनेट करना सीखिए कि क्वेश्चन एलिमिनेट कैसे किया जाता है। एलिमिनेशन टेक्निक का यूज किया जाएगा। इसमें कहा गया है द क्लाइंट रिजिडली एक्सटेंड ऑफ द आर्म विथ प्रोनेटेड फोर आर्म, हाथ को यू करेगा थोड़ा सा, एंड प्लांटर फ्लेक्शन ऑफ द फीट, और पैर के जो पैर रहेंगे उसके थोड़े से यू रहेंगे। तो ये किस तरीके की क्या साइन है? ये इस साइन को क्या कहा जाता है? अगर रिजिडली एक्सटेंड आर्म और क्या कर रहा है, इस तरह को कहा जाता है डी सेरेब्रेट, जो आपको GCS देखने को मिलता है। सेकेंड है द क्लाइंट फ्लेक्स ऑफ द लेग एट द हिप एंड नी, रिपोर्ट पेन वर्टिब्रल कॉलम, लेग एक्सटेंड। इसमें क्या करता है कि पेशेंट को पहले सीधा लेटा देते हैं, लेटा हुआ सीधा लेटा देते हैं, फिर उसके जो पैर है उसको फ्लेक्स किया जाता है। जैसे कि समझिए आप, इसमें क्या किया गया है कि पेशेंट सीधा लेट जाता है, तो जो उसके पैर होते हैं उनको फ्लेक्स किया जाता है 90 डिग्री पे। ठीक है, 90 डिग्री। ये इसकी थाई है और इसके पैर है और ये इसकी टिबिया फिबुला, इसको 90 डिग्री पे से फ्लेक्स किया जाता है। अगर पेशेंट उसके स्पाइन में अगर इशू होता है, ये स्पाइन है, अगर स्पाइन में उसके दर्द होता है, तो ये किस प्रकार का साइन है? इसको बोलेंगे अपन कर्निंग साइन। तीसरा कह रहा है द क्लाइंट पैसिवली फ्लेक्स द हिप एंड नी, रिस्पॉन्ड टू नेक फ्लेक्शन एंड रिपोर्ट द पेन इन वर्टिब्रल कॉलम। इसमें क्या होता है कि एक क्लाइंट पैसिवली फ्लेक्स मतलब वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, हिप एंड नी को फ्लेक्स करेगा। जैसे ही हम उसकी गर्दन को उठाएंगे, पहले पेशेंट को लेटाया सीधा, उसकी गर्दन को फिर हमने जैसे ही एलिवेट करेंगे तो उसके जो हिप एंड नी है वो ऑटोमेटिक फ्लेक्स होंगे। इस साइन को कहा जाता है ब्रूडस्किन साइन। इस साइन को कहा जाता है ब्रूडस्किन साइन। चौथे में कहा गया है क्लाइंट अपर आर्म आर फ्लेक्स विथ हेड टाइटली फ्लेक्स साइड्स ऑफ द बॉडी एंड लेग आर एक्सटेंडेड इंटरनली रोटेड। इस साइन को कहते हैं अपन डी कॉर्टिकेशन। इस साइन को कहेंगे डी कॉर्टिकेशन। इसमें क्या करेगा पेशेंट, क्या करेगा कि अपने हाथ को फ्लेक्स कर लेगा टाइटली, और पैर को भी क्या करेगा वो एक्सटेंड, यूं लेग को एक्सटेंड कर लेगा, यूं मतलब अंदर की तरफ, एक्सटेंडेड इंटरनली रोटेट, अंदर की तरफ इसको एक्सटेंड करेगा, पैर को सीधा करके अंदर रोटेट करेगा, उसको बोले जाएंगे डिकॉर्टिकेशन। ये भी किसमें देखने को मिलता है? GCS ग्लासकोमा स्केल में। आइए इसको थोड़ा सा अपन समझते हैं।
ग्लासकोमा स्केल के बारे में। एंड पहले समझते हैं अपन कर्निंग साइन और ब्रूजिंग साइन। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया, कर्निंग साइन में क्या होता है कि कर्निंग साइन में पेशेंट के पैर को 90 डिग्री, जैसे ही हमने पैर उसके लेग को उठाया और उसके नी को अपने पकड़ के थोड़ा सा एलिवेट किया, यूँ 90 डिग्री बनाया, तो उसके स्पाइन में पेन होगा, बैक पेन होगा, तो इसको ही बोला जाता है कर्निंग साइन। इसको ही बोला जाएगा कर्निंग साइन। अब ये है ब्रूजिंग साइन। ब्रूजिंग साइन में क्या होता है, जैसे ही पेशेंट लेटा हुआ है फ्लैट पोजीशन पे, जैसे हम उसकी गर्दन को थोड़ा सा एलिवेट करेंगे, गर्दन को जैसे थोड़ा सा एलिवेट करेंगे, तो उसके जो नी एंड हिप है वो स्लाइटली पैसिवली खुद ही एलिवेट होंगे, उस साइन को कहा जाता है ब्रूजिंग साइन। और ये दोनों साइन किसमें देखने को मिलते हैं, मेनिंजाइटिस में। ये दोनों साइन किसमें देखने को मिलते हैं, मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस क्या होता है, जो मेनिंजियस होती है अपनी ब्रेन की जो लेयर होती है, ये अपना स्कल है और ये अपना ब्रेन है, तो ब्रेन की जो लेयर होती है, जैसे कि एपी मैटर इसको बोला जाता है, जो नियर बाय सबसे नियर ब्रेन के जो अपना ब्रेन है उसके जो नियर सबसे नियर होती है उसको बोलते हैं पाया मैटर, और जो उसके बीच की होती है वो होता है आर्केनॉइड मैटर, और सबसे ऊपर की होती है ड्यूरा मैटर। ऐसे याद रखिए, ड्यूरा मतलब दूर की लेयर, बीच की लेयर है आर्केनॉइड मैटर, और पाया बिल्कुल नीचे नीचे की मैटर। और ये इनके बीच का स्पेस, अगर ड्यूरा मैटर के जस्ट ऊपर जो स्पेस बना हुआ है वो एपी मतलब होता है, एपी का मतलब होता है ऊपर, ड्यूरा मतलब ड्यूरा मैटर होती है ना, उसके बीच जो स्पेस है उसको बोला जाता है एपिड्यूरल स्पेस। और जो आर्केनॉइड क्या होता है कि जो ड्यूरा मैटर एंड जो आर्केनॉइड मैटर है उसके बीच के स्पेस को बोलते हैं सब ड्यूरल मैटर। एपिड्यूरल मतलब ऊपर, सब मतलब बीच में स्पेस होता है, इसमें क्या बता है सीएसएफ। और सब आर्केनॉइड, जो आर्केनॉइड से जस्ट नीचे, पाया मैटर से ऊपर एंड आर्केनॉइड से नीचे जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं सब आर्केनॉइड स्पेस। ये 3 स्पेस होते हैं। अगर मेनिंजेस की जो तीनों लेयर होती है इनमें कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उसको बोलते हैं मेनिंजाइटिस। और मेनिंजाइटिस में मोस्टली 2 साइन देखने को मिलता है, कर्निंग साइन एंड ब्रूजिंग साइन। मोस्टली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में बार बार आते हैं, ये एम से कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इनको आप तरीके से पढ़िए, समझिए और सॉल्व कीजिए क्वेश्चनों को। आइए ग्लासकोमा स्केल के बारे में थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। ग्लासकोमा स्केल क्या होता है। ग्लासकोमा स्केल में मोस्टली 3 चीज़ें देखी जाती है, EBM, आई, वर्बल एंड मोटार। आई में कितने स्कोर मिलते हैं, मैक्सिमम आई में मिलते हैं 4, मिनिमम 1। और वर्बल में कितने मिलेंगे, मैक्सिमम 5 और मिनिमम 1। ऐसे ही मोटार में कितने मिलेंगे, मैक्सिमम 6 और मिनिमम 1। तो मैक्सिमम कितने नंबर हो सकते हैं, टोटल अपन जोड़ेंगे मैक्सिमम हो जाएंगे 15 नंबर GCS में, मिनिमम 3। कभी भी GCS में मैक्सिमम नंबर तो हमेशा 15 रहेंगे और मिनिमम 3 रहेंगे। 0 नंबर कभी भी नहीं रहेगा, कभी भी 0 नंबर नहीं देते हैं ग्लासकोमा स्केल में, ये हमेशा ध्यान रखिए। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पर थोड़ा सा फोकस करिएगा। तो आइए समझते हैं आई और पहले इस GCS को, कि इसमें आई में क्या देखते हैं। आई में देखते हैं सबसे स्पॉन्टेनियसली, जैसे कि कोई पेशेंट आया, कोई पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर आया, आप क्या चेक करोगे, सबसे पहले उसका आई ओपनिंग से GCS चेक करना है, तो सबसे पहले आप उसका आई रिस्पॉन्स देखोगे। अगर वो नॉर्मली सारी चीज़ सभी को देख रहा है, आँख खुली है, नॉर्मली सब चीज़ ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो स्पॉन्टेनियसली खुद ही देख रहा है, तो उसको 4 नंबर मिलेंगे आई ओपनिंग में। अगर उसकी आंखें बंद है और जैसे हमने कुछ बोला, उसका नाम पुकारा, कुछ भी बोला, आंखें खोलो छोटू, आंखें खोलो, अगर उसने हमारे बोलने पर उसने आंखें खोली तो उसको 3 नंबर मिलेंगे। और अगर वो पेशेंट अगर आंखें खोलने पर भी, अगर वो पेशेंट अपने बोलने पर भी, अगर पेशेंट अपने बोलने पर भी आंखें नहीं खोल रहा है, फिर हम उसको क्या करेंगे, पेन स्टिमुलाई देंगे। जैसे कि पेन स्टिमुलाई कैसे देते हैं, मोस्टली अपन दे सकते हैं, जैसे कि उसकी फिंगर ली और उसको जोर से दबाया 8-10 सेकंड तक, और फिर उसने आंखें खोली तो उसको 2 नंबर मिलेंगे। और उसको पेन करने पर उसने अपनी आंखें खोली तो उसको 2 नंबर मिलेंगे। और अगर उसने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, अगर उसने बिल्कुल आंखें नहीं खोली, हमने कोई भी एक्टिविटी कर ली उसके साथ, पेन कर लिया है, उसको बोल के ही समझा दिया है, फिर भी आंखें नहीं खोल रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, तो 1 नंबर देंगे। ऐसे ही वर्बल में फिर उसका वर्बल चेक करेंगे वॉइस। अगर हमने पेशेंट से पूछा, छोटू आप कहाँ पे हो, किधर हो, क्या टाइम हुआ है, कौन हो, अगर वो अपना नाम बता देता है, जगह बता देता है, टाइम प्लेस पर्सन जो भी से पूछा जाए वो बता देता है, तो उसको टोटल 5 नंबर मिलते हैं वर्बल में। अगर पेशेंट बता ना पाए, 4 नंबर कम मिलेंगे। अगर पेशेंट हम उससे पूछे तो वो कंफ्यूज रहे, वो प्रॉपर तरीके से बता नहीं पाएगा, कंफ्यूज रहेगा। हमने क्वेश्चन तो पूछा तो क्वेश्चन का जवाब तो देगा, लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं दे पाएगा, क्लियर नहीं, गलत बोलेगा, समझ में नहीं आएगा उसको, तो कंफ्यूज रहेगा, तो उसको अपन 4 नंबर देंगे। अगर पेशेंट इनअप्रोप्रिएट वर्ड बोल रहा है, और समझिए अगर हमने उससे पूछा कि भाई कहाँ पे है तू, क्या है, यहाँ क्या कर रहा है, क्या करता है, कोई समस्या है तेरे को, वो पेशेंट बता नहीं पा रहा है, इनअप्रोप्रिएट वर्ड बोल रहा है, मतलब कि आपकी बातों को समझ नहीं पाएगा,
प्रॉपर तरीके से, तो अपनी खुद की आवाज़ बोलेगा, कुछ भी बोलने लग जाएगा, ये धरती कैसी है, या आसमान नीला है, कुछ भी बोलने लग जाएगा, इनअप्रोप्रिएट वर्ड जिसका कोई सेंस नहीं है, तो उसको अपन 3 नंबर देंगे। और अगर पेशेंट इनकॉम्प्रेहेंसिव साउंड, अगर वो वर्ड ही नहीं बोल पा रहा है, कुछ भी वर्ड नहीं बोल पा रहा है, ओनली साउंड निकाल रहा है, हो हा ई, कुछ भी वर्ड निकाल रहा है, तो उसको 2 नंबर देंगे। अगर हमने पेशेंट कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, वो कुछ नहीं बोल रहा है, बिल्कुल रिस्पॉन्स 0 है, तो उसको 1 नंबर देंगे। ऐसे ही मोटर रिस्पॉन्स चेक करते हैं। उसमें मोटर में क्या होता है, जैसे हमने पेशेंट को बोला कि हाथ उठा, पैर उठा, मुट्ठी बंद कर, खोल, अगर वो प्रॉपर हमारी कमांड फॉलो कर रहा है तो पेशेंट को 6 नंबर मिलते हैं मोटर रिस्पॉन्स में। अगर पेशेंट, समझिए सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन आती है लोगों को इधर कि मूव टू लोकलाइज पेन। अगर जैसे पेशेंट को हमने स्टिमुलाई दिया, उसको स्टिमुलाई देने के बाद जैसे ही पेशेंट ने दूसरा हाथ से, जो जिस हाथ में हम उसको स्टिमुलाई दे रहे हैं, तो पेशेंट ने अपने दूसरा हाथ से उस स्टिमुलाई को हटाया, पेन, उसको पेन हुआ तो उसने दूसरा हाथ से उस स्टिमुलाई को हटाया, तो उसको 5 नंबर मिलेंगे। और अगर पेशेंट फ्लेक्शन विड्रॉल फ्रॉम द पेन, अगर जैसे हमने उसको दबाया, जोर से दबा रहे हैं, पेन कर रहे हैं, तो उसने इतनी उसमें शक्ति नहीं है, इतना मतलब उसका मूवमेंट नहीं कर पा रहा है कि वो दूसरा हाथ से किसी से भी उस पेन को हटा सके, विड्रॉल हो सके, तो पेशेंट क्या करता है, खुद ही अपने हाथ को, उस हाथ को हटाने की कोशिश करता है। हमने पेन किया तो खुद ही अपने हाथ को हटाएगा, फ्लेक्स करेगा और दूर होने की कोशिश करेगा उस पेन से, समझ रहे हो, तो उसको 4 नंबर मिलेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन इसमें ही देखने को मिलती है मोटर रिस्पॉन्स के, कि मूव टू लोकलाइज पेन एंड फ्लेक्स द विड्रॉल फ्रॉम पेन। फिर से समझिए, अगर हमारी कमांड को प्रॉपर फॉलो कर रहा है, मूवमेंट जैसे हम बोलेंगे उस हाथ पैर उठाइए, हाथ उठाइए, पैर उठाइए, तो वो प्रॉपर कमांड फॉलो कर रहा है, तो उसको 5-6 नंबर मिलेंगे। अगर उसका हमने पेन किया और उसने दूसरा हाथ से हमारे हाथ को हटाया, अगर पेशेंट ने दूसरा हाथ से डॉक्टर के हाथ को हटाया, तो उसको 5 नंबर मिलेंगे, तो उसका प्रॉपर उसमें मूवमेंट वो कर रहा है। अगर वो पेशेंट, उसका हमने पेन किया और वो पेशेंट अपनी बॉडी को फ्लेक्स कर रहा है, पेन से दूर जाने की कोशिश कर रहा है, उसी हाथ को उठा रहा है, तो उसको 4 नंबर मिलेंगे। डीकॉर्टिकेशन, अब नॉर्मल फ्लेक्शन, इसमें पेशेंट क्या होगा, जैसे ही हमने उसको पेन किया, कुछ भी किया, तो वो बॉडी को क्या करेगा कि फ्लेक्स करेगा, पास की तरफ फ्लेक्स करेगा, और डीकॉर्टिकेट मतलब ये होता है डीकॉर्टिकेट पोजीशन, इस पोजीशन में आ जाएगा, फ्लेक्शन करेगा बॉडी को, डीकॉर्टिकेट, तो उसको 3 नंबर मिलेंगे। अगर अब नॉर्मल एक्सटेंशन, इसमें क्या होगा, पेशेंट बॉडी को एक्सटेंड कर देगा, बिल्कुल फैल जाएगा, और पैर को भी बिल्कुल नीचे की तरफ कर देगा, एक्सटेंशन कर देगा, तो उसको डीकॉर्टिकेट डीसेरेब्रेट कहेंगे। अब नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ द बॉडी, तो उसको 2 नंबर मिलेंगे। अगर फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है पेशेंट, कितना ही पेन कर लो, अगर रिस्पॉन्स नहीं करता है तो उसको 1 नंबर मिलता है। तो आप समझ गए हैं GCS के बारे में, मैक्सिमम 15, मिनिमम 3, ये है EVM। ठीक है दोस्तों, अब हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, 3rd, ब्रोडस्किन साइन। डीकॉर्टिकेशन आप समझ गए, टर्निंग साइन बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। एक क्लाइंट with diagnosis of asthma is admitted to the hospital with respiratory distress. Which type of adventitious lung sound would the nurse expect to hear when performing a respiratory assessment of the client? क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। ऑप्शन, स्ट्राइडर, क्रिकल, व्हीजिंग या डिमिनेंस, किस तरह की साउंड देखने को मिलती है। तो आप पहले ही पता लगा सकते हैं कि ये अस्थमा के बारे में पूछ रहा है। तो अस्थमा में किस तरह की साउंड देखने को मिलती है, आपको पता है कि व्हीजिंग साउंड देखने को मिलती है। व्हीजिंग साउंड क्या होती है, विसिल लाइक, विसिल, इस तरह की बिजली विसिल बजाते हैं, उस तरह की साउंड आपको देखने को मिलती है। स्ट्राइडर साउंड क्या होती है, स्ट्राइडर साउंड में क्या होता है कि जो आपके जो आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, जो एपिग्लोटिस और ये एरिया है, वो कॉन्टेक्ट हो जाए, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, तो उसमें जो साउंड देखने को मिलेगी वो आपको स्ट्राइडर टाइप साउंड देखने को मिलती है। क्रैकल साउंड, इसमें फ्लूइड एक्यूमुलेशन होने के कारण जो साउंड देखने को मिलेगी उसको क्रैकल साउंड बोलते हैं। आइए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए, क्रैकल साउंड एक तरह की हाई पिच साउंड है। पॉपिंग ऑफ द ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, जब हम सांस लेते हैं तो उस टाइम हाई पिच साउंड सुनाई देती है। ठीक है, ये मोस्टली निमोनिया, पल्मोनरी एडिमा, ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम या हार्ट फेलियर, जब हमारे शरीर में निमोनिया डेवलप हो जाए, फ्लूइड कलेक्शन हो जाए एलुलाई में, या पल्मोनरी एडिमा हो जाए, लंग्स में फ्लूइड भर जाए, या फिर हार्ट फेलियर के अंदर हार्ट पंप नहीं कर पाएगा, तो हमारा जो फ्लूइड है वो बैकफ्लो होकर हमारे लंग्स में चला जाएगा, तो फ्लूइड कलेक्शन होने के कारण जो साउंड सुनाई देती है वो क्रैकल साउंड होती है।
व्हीजिंग साउंड, ये म्यूजिकल साउंड होती है। इसमें क्या होता है कि ये भी हाई पिच है। ये अस्थमा या एयरवे नैरोइंग हो जाता है। इसमें क्या होता है कि जो भी अस्थमा होता है, अस्थमा मुझे एलर्जिक अस्थमा माना जाता है। एलर्जी में क्या होता है कि अस्थमा में ब्रोंकस हमारे कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसमें एयरवे कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, जो हमारे ब्रोंकस है वो सिकुड़ जाएंगे, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएंगे या स्पाज्म हो जाएगा। तो उस टाइम जो साउंड सुनाई देगी वो आपको व्हीजिंग साउंड सुनाई देगी। ये एक हाई पिच साउंड है, पेन की आवाज़। रोची साउंड, ये डीप सेलो, डीप एंड लो पिच साउंड होती है। लाइक स्नोरिंग, जो सीओपीडी और ब्रोंकाइटिस वाले पेशेंट में देखने को मिलती है। इसमें जैसे कि हमारे कफ जम जाए, प्रॉपर ढंग से क्लियर ना हो, तो इस तरह की साउंड जो आती है सीओपीडी पेशेंट या ब्रोंकाइटिस में, ये रोची साउंड होती है। पेरिकार्डियल फ्रिक्शन एक आती है, पेरिकार्डियल फ्रिक्शन ड्रब। इसमें क्या होता है कि जो हमारे हार्ट है उसकी जो आउटर लेयर होती है, पेरिकार्डियल लेयर होती है, उसमें अगर फ्लू कलेक्शन हो जाए, उससे जो घर्षण होता है उस टाइम जो साउंड आती है वो पेरिकार्डियल फ्रिक्शन होता है। क्योंकि ये प्लूराइटिस देखने को मिलती है, बहुत ही पेनफुल होता है। ठीक है, प्लूरल प्लूरा में इन्फ्लामेशन हो जाए उस टाइम भी जो फ्लू कलेक्शन हुआ उसमें भी जो घर्षण उस टाइम डेवलप होगा फ्लूइड के कारण, तो उस टाइम जो साउंड सुनाई देगी वो पेरिकार्डियल फ्रिक्शन ड्रब साउंड होगी। स्टाइडर ये हाई पिच साउंड है, ये दूर इंस्पिरेशन टाइम सुनाई देती है। इंस्पिरेशन व्हीजिंग साउंड बोलते हैं। इसमें अपर एयर ऑब्स्ट्रक्शन के कारण सुनाई देगी। जैसे क्रॉप डिजीज हो जाती है, एपिग्लोटाइटिस हो जाता है, फॉरजन बॉडी कोई एस्पिरेशन को निकाल लेता है, अपर एयर ऑब्स्ट्रक्शन होने के कारण जो साउंड सुनाई देती है उसको स्टाइडर साउंड कहते हैं। ये स्टाइडर साउंड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। द नर्स रीडिंग ए physician progress noticed the client record and read that the physician had documented insensible fluid loss of approximately 800 ml daily. The nurse planned to monitor the client knowing insensible fluid loss occur through which type of excretion. तो आप क्वेश्चन, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो तो आप क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से समझे और उसको तोड़े कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। अगर आप क्वेश्चन को सही तरीके से समझेंगे तो ही उसका आंसर प्रॉपर दे पाएंगे। अगर आपने क्वेश्चन प्रॉपर ढंग से समझ में नहीं आया है और आप उसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग एलिमिनेट कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन डिमांड क्या है। जो पूछ कर रहा है वो पूछ रहा है कि अब इस वाले क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनसेंसिबल फ्लूइड लॉस के बारे में, जो अप्रोक्सीमेट 800 ml हो गया है। तो आपको पता होना चाहिए इनसेंसिबल फ्लूइड लॉस होता क्या है। अब जैसे यूरिन आउटपुट क्या होता है, ये सेंसिबल है या इनसेंसिबल। एक होता है सेंसिबल और एक होता है इनसेंसिबल। सेंसिबल वाला फ्लूइड वो होता है जिसको हम मीजर कर सकते हैं, देख सकते हैं, मीजर कर सकते हैं कितना हुआ है। यूरिन आउटपुट एक सेंसिबल है। वुंड ड्रेनेज, फ्लूइड निकला, कोई वुंड घाव हो गया है उसमें से कोई फ्लूइड निकल रहा है तो वो भी क्या आएगा, सेंसिबल में। इंट्रूमेंट्री आउटपुट, इंट्रूमेंट्री के वर्ड का मतलब होता है स्किन। अगर हमारी स्किन से फ्लूइड लॉस हो रहा है, जैसे कि पसीने से पसीना हो जाना या दौड़ भाग करके है, या कोई भी अपन पेशेंट लेटा हुआ है उसको बहुत ज़्यादा हीटिंग हो रही है, उसको पसीना निकल रहा है, तो वो क्या आ जाएगा, इनसेंसिबल, जिसको हम मीजर नहीं कर सकते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआईटी के अंदर भी जैसे ही फ्लूइड लॉस होता है, जीआईटी के अंदर जैसे कोलेस्ट्रॉम, जीआईटी का ही हो गया, स्टूल पास आउट कर रहा है, ये सब क्या है, ये सेंसिबल है। तो थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। सेंसिबल फ्लूइड लॉस और इनसेंसिबल फ्लूइड लॉस। सेंसिबल वाले को मीजर कर सकते हैं, यूरिन, स्टूल, वॉमिटिंग, ये सब मीजरेबल है। ये एक्यूरेट, इसको मॉनिटर करना बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से मॉनिटर कर सकते हैं। एग्जाम्पल आपको बता दिया यूरिन आउटपुट। इनसेंसिबल फ्लूइड लॉस जिसको हम मीजर नहीं करते, हमें पता नहीं चलता कि वो कैसे लॉस हो रहा है, जैसे स्किन से भी होता है, लंग से भी होता है। इसको हम एक्सपेक्टेड समझ सकते हैं कि कितना लॉस होता है, कितना नहीं होता है। जैसे ही वाटर लॉस होना, जैसे हम बोल रहे हैं, तो हम जैसे बोल भी रहे हैं तो उस टाइम भी हमारे बॉडी में से फ्लूइड निकल रहा है, जब माइनर से निकल रहा हो पर निकल रहा है तो वो इनसेंसिबल फ्लूइड लॉस में आएगा। आई होप आप समझ पा रहे हैं इन क्वेश्चनों को। कोई भी आपको दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में समस्या आए और नर्सिंग से रिलेटेड कोई भी चीज़ आपको पूछनी हो, कोई भी समस्या हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, हम आपको प्रॉपर जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 समझिए। द नर्स असाइन ए केयर फॉर ए ग्रुप ऑफ ए क्लाइंट ऑन रिव्यू ऑफ द क्लाइंट मेडिकल रिकॉर्ड। द नर्स डिटरमाइन द विच क्लाइंट मोस्ट लाइकली रिस्क ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट। इस क्वेश्चन पूछा गया है, तो बताइए आप क्या पूछा गया है इसमें। इसमें फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट के बारे में पूछा गया है। किसमें सबसे फ्लूइड रिस्क सबसे ज़्यादा किसमें है, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट होने का। क्लाइंट विद इलियोस्टोमी, अगर उसके जो इलियोस्टोमी होती है, क्या होता है इलियोस्टोमी, जो हमारी कॉलोन होती है, ये हमारी कॉलोन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, जो इलियम पार्ट होता है, उसमें ऑस्टोमी मतलब ओपनिंग करते हैं। तो
उधर से जो फ्लूइड निकलेगा उसको बोला जाता है इलोस्टोमी। एक क्लाइंट विद हार्ट फेलियर, एक पेशेंट है उसके हार्ट फेल हो चुका है, उसका फ्लूइड डेफिसिट होगा या फिर बढ़ेगा। लॉन्ग टर्म कोई पोर्ट रिस्टोर थेरेपी पर है तो उसके फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट होगा या बढ़ेगा, बताइए। या कोई क्लाइंट है फ्रीक्वेंट वुंड इरिटेशन कर रहे हैं, इरिगेशन कर रहे हैं, इरिगेशन मतलब उसको क्लीन कर रहे हैं, धो रहे हैं, फ्लूइड डाल रहे हैं उसमें इरिगेट करने के लिए, तो फ्लूइड लॉस होगा, बताइए। तो इस क्वेश्चन में फ्लूइड डेफिसिट के बारे में पूछा गया है, तो इलोस्टोमी से हम फ्लूइड लॉस होता है, कॉमन सी बात है, यही इसका आंसर रहेगा। फ्लूइड लॉस से हो रहा है, हार्ट फेलियर से फ्लूइड लॉस नहीं होता है, फ्लूइड वॉल्यूम हार्ट फेलियर पंप नहीं कर पाएगा तो फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेसिव बढ़ेगा, आगे नहीं जा पाएगा, यूरिन तक नहीं पहुंच पाएगा, किडनी तक नहीं पहुंचेगा तो फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, तो फ्लूइड वॉल्यूम ये एक्सेसिव हो रहा है। कोर्टिकोस्टेरॉइड, कोई पेशेंट अगर लॉन्ग टर्म से स्टेरॉइड थेरेपी पर है तो वो उसमें भी आदमी का गेन हो जाता है, फ्लूइड वॉल्यूम रिटेंशन करती है। स्टेरॉइड क्या करते हैं, जो ग्लूकोज, स्टेरॉइड किस लाइक ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का वाटर को पकड़ता है, तो वाटर रिटेंशन करेगा, बॉडी में फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेसिव होगा। कोई पेशेंट के वुंड इरिगेशन कर रहे हैं, उसको वुंड को धो रहे हैं, फ्लूइड डाल के इरिगेट किया जाता है, इरिगेशन करते हैं, तो इसमें फ्लूइड रिटेंशन होगा, फ्लूइड जा रहा है, नहीं कि बाहर आ रहा है। राइट आंसर हमारा इलोस्टोमी। आइए थोड़ा सा समझते हैं। 3 चीज़ होती है, कोलोस्टोमी, इलोस्टोमी, यूरोस्टोमी। कोलोस्टोमी क्या होता है, जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, इधर से हम ओपनिंग करते हैं, जैसे कि ये रहा, ये असेंडिंग कॉलोन, ये ट्रांसफर कॉलोन, ये डिसेंडिंग कॉलोन। असेंडिंग कॉलोन का रहता है राइट साइड होती है असेंडिंग कॉलोन, तो राइट कोलोस्टोमी, ये ट्रांसफर कोलोस्टोमी, ये लेफ्ट कोलोस्टोमी, जो डिसेंडिंग कॉलोन की तरफ जा रही है, ये डिसेंडिंग कॉलोन हमारी, और ये सीसमॉइड है। और ये होती है इलोस्टोमी, ये इलियम इधर तरफ आ जाता है, इलियम, ये जुजुनम, ये हमारा जुजुनम है, ठीक है। कोलोस्टोमी लार्ज टाइम में करते हैं, मोस्ट कॉमन रीजन क्या होता है, कॉलोन कैंसर हो जाए उस टाइम, या डायबिटिकुलाइटिस एक कंडीशन होती है, इन्फेक्शन हो जाता है कॉलोन का, इस कंडीशन में हम कोलोस्टोमी करते हैं। इलोस्टोमी क्या होती है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की होती है, इसमें क्रोन डिजीज या अल्सरेटिव कोलाइटिस कंडीशन, कॉमन रीजन क्या हो सकते हैं, अल्सर क्रोन डिजीज हो सकती है या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस कंडीशन में इलोस्टोमी की जाती है। यूरोस्टोमी यूरिनरी ट्रैक्ट में की जाती है, इसमें क्या करते हैं कि इसमें किस कंडीशन में करते हैं, ब्लैडर कैंसर हो जाए, किसी पेशेंट के ब्लैडर कैंसर हो जाए, बर्थ डिफेक्ट हो, तो क्या करते हैं, उसके जो ब्लैडर रहता है उसमें अपन ओपनिंग करते हैं, तो यूरोस्टोमी उस टाइम करेंगे। अरे वो आप समझ चुके। तो दोस्तों बताइए आज की क्लास कैसी लगी आपको, आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ये क्लास कैसी लग रही है, कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके हमें बताइए, हम उसको आपको डिटेल में समझाएंगे। इसी तरह के इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो एम्स में बार बार पूछे जाते हैं उनको आप पढ़िए और समझिए, वैसे हम आपको क्वेश्चन बार बार लेके आएंगे और समझाएंगे। और किसी प्रकार कोई समस्या हो नर्सिंग से रिलेटेड या एग्जाम से रिलेटेड, कुछ भी सवाल जवाब हो, आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, थैंक यू।